डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग आयु संबंधी इबारती प्रश्नों से समीकरण बनाना सीखे थे। अभी इस वीडियो में वस्तु और उसके मूल्य से संबंधित इबारती प्रश्न पढ़ करके द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे, क्योंकि परीक्षा में हो चाहे कोई कंपटीशन हो, इस तरह के प्रश्न जरूर आ जाते हैं। तो पहले समीकरण बनाना पड़ता है, फिर बाद में उसे हल करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं हम। यदि किसी खिलौना का अंकित मूल्य 2 रुपया कम कर दिया जाए तो एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 खिलौने अधिक खरीद सकता है। जाहिर सी बात है, अगर वस्तु का मूल्य गिर गया तो जितने रुपए में हम पहले खरीदते थे जितना सामान, अभी मूल्य गिरने पर तो उससे अधिक ही सामान मिलेगा। वही हाल है इधर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खिलौने का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना खिलौने का वास्तविक मूल्य x रुपये है, x रुपया। तो अब जब वास्तविक मूल्य x रुपया है तो 360 रुपए में खिलौनों की संख्या कितनी होगी। अगर जैसे मान लीजिए एक कलम का दाम है 10 रुपया और हमारे पास 50 रुपए है, तो हमको कितना कलम मिलेगा? 10 पचे 50, कितना हो जाएगा? 5 कलम मिल जाएगा हमको। लेकिन अगर खिलौने का कलम का मूल्य अगर बढ़ गया या कम हो गया, मान लीजिए कितना हो गया, अगर 5 रुपया हो गया, तो 50 रुपए में ही हम कितना कलम पा जाएंगे? 10 कलम पा जाएंगे। यानी कि पैसे रुपए वही रहें, अगर रेट कम हो गया तो उसी रुपए में हमको अधिक सामान मिलेगा। तो उसी पर हमको लिखना है। यहाँ रुपए हमारे पास कितने हैं? 360 रुपए हैं। रेट कितना है? x रुपया है। तो 360 रुपए में खरीदे जाने वाले खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी? खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी? 360 बटे x हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अभी एक शर्त लग गया है कि यदि मूल्य 2 रुपया कम कर दिया जाए तो खिलौने का नया मूल्य क्या हो गया? नया मूल्य x ऋण 2 रुपये हो गए। अब नए मूल्य से खिलौनों की संख्या, नए मूल्य से 360 रुपए में खरीदे जाने वाले खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? रुपया हमारे पास 360 ही है। अब मूल्य कितना हो गया? मूल्य x ऋण 2 रुपये हो गए, तो इतने खिलौने हो गए। अब प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है, अब देखिएगा, अंश इसका 360 है, इसका भी अंश 360 है, हर इसका x है, हर इसका x ऋण 2 है, इसका हर कम है, इसका हर अधिक है। तो जब अधिक हर है तो ये खिलौनों की संख्या कम होगी, और x ऋण 2 इसका हर अधिक है तो खिलौनों की संख्या अधिक होगी। अब समीकरण कैसे बनेगा हमारा? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 360 बटे x ऋण 2 और 360 बटे x, ये खिलौनों की नई संख्या है रेट कम होने पर, ये खिलौनों की पुरानी संख्या है रेट अधिक होने पर।
तो खिलौनों की संख्या कम होगी या अधिक होगी, तो अधिक में से कम को जब हम घटाएंगे तो कितने खिलौने का अंतर आ रहा है, में 2 खिलौने अधिक खरीद सकता है, 2 का अंतर आ रहा है। अब ये हमारा समीकरण बन गया। अभी बना नहीं है, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक काम हमको ये करना है, इधर ये संख्या बहुत बड़ी 360 हो गई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में 360 से भाग दे देंगे। भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x ऋण 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, ऋण 1/x बराबर 2/360 होगा। और 2/360 को आप 1/180 कह सकते हैं। अधिघात समीकरण बन जाएगा इतना, x ऋण 2 इंटू x, इससे कैंसिल हो जाएगा तो x हो जाएगा, x यहाँ पर हो जाएगा x धन 2 बराबर 1/180। कैसे लिख दिया गया, लौसा लिया गया है, लौसा में x-2 से भाग दिया गया, x आया है, x का 1 में गुणा किया तो x हो गया, x से x कैंसिल हुआ है, x ऋण 2 बचा है, x ऋण 2 में जब ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण x धन 2 हो जाएगा, और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 2/x स्क्वायर ऋण 2x बटे 180 हो गया। अब x स्क्वायर ऋण 2x बराबर 360 होगा, x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 360 बराबर 0 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो x का मान आएगा, चूंकि मूल्य की बात है, अगर x का मान धनात्मक भी आया ऋणात्मक भी आया तो रुपया ऋणात्मक में नहीं होता है, रुपया ऋणात्मक हुआ तो कर्ज मान लिया जाता है, और x अगर धनात्मक में आ जाएगा तो वही मूल्य, जो धनात्मक मान होगा उसी को हम यहाँ मूल्य के रूप में लिख देंगे, तो खिलौने का वास्तविक मूल्य वही हो जाएगा। आइए यहाँ एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। रुपया 6500 को निश्चित व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटा गया। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक को 30 रुपए कम मिलते। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ कहा जा रहा है, अगर ध्यान दीजिए 6500 रुपए है, अधिक लोगों में बांटेंगे तो कम कम मिलेगा, और कम लोगों में बांटेंगे तो ज्यादा ज्यादा मिलेगा। उसी पर आधारित प्रश्न ये बनाया गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, मान लेंगे कि माना व्यक्तियों की संख्या x है, तब प्रत्येक को मिला धन, कितना धन मिलेगा, जब 6500 रुपए को x व्यक्तियों में बांटेंगे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 6500 बटे x रुपए मिलेंगे। ये व्यक्तियों की संख्या है और ये रुपए में आएगा। अब शर्त कहा है कि व्यक्तियों की नई संख्या, मतलब 15 व्यक्ति और अधिक हो जाते, व्यक्तियों की नई संख्या कितना हो गया, x पहले थे 15 और बढ़ गए तो x धन 15 व्यक्ति हो गए। तो तब प्रत्येक को मिला धन कितना, तब प्रत्येक को मिला धन कितना धन मिल जाएगा। अब भी रुपया हमारे पास 6500 ही है, लेकिन लोग कितने हो गए, x धन 15 हो गए, तो प्रत्येक को 6500 बटे x धन 15 रुपए मिलेंगे। अब समीकरण बनेगा हमारा। समीकरण क्या बनेगा, कहा गया है तो प्रत्येक को 30 रुपए कम मिलते। अब ध्यान दिया जाए कौन अधिक है कौन कम है। ये
6500 बटे x रुपया है। ये 6500 बटे x धन 15 रुपया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर कम है, यहाँ हर अधिक है। तो समान हर होने पर वो भिन्न बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है। इसका मतलब यह रुपया ज्यादा है, यह रुपया कम है, क्योंकि 6500 रुपए में ही x धन 15 से भाग दिया गया है और इसमें 6500 में ही केवल x से भाग दिया गया है। तो ये बड़ी भिन्न है और ये छोटी भिन्न है। और तो बड़ी भिन्न छोटी, अंतर कितने का है? 30 रुपए का अंतर। 30 रुपए कम मिलते, अर्थात हो जाएगा 6500 बटे x ऋण 6500 बटे x धन 15 बराबर 30 हो जाएगा। 30 हो गया। अब एक काम और कर सकते हैं, 6500 से प्रत्येक पदों में भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा 1 बटे x ऋण 1 बटे x धन 15 और बराबर हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा? 30 बटे 6500 है, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और ये 650 है, तो 6 5 11 3 से कटेगा नहीं, ये हो गया 3 बटे 650। इसी से हमारा समीकरण बन जाएगा। थोड़ा सा छोटा हुआ है, अब इसका लॉसा ले लिया जाएगा। देखते हैं समीकरण कितना बन के तैयार होता है। x इंटू x धन 15, x से x कैंसिल, x धन 15 आ जाएगा। यहाँ ये ऋण है, x धन 15 से x धन 15 कटेगा, x आएगा, x 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ बराबर हो जाएगा 3 बटे 650। ये इससे इसे कैंसिल हो जाएगा तो 15 बटे x स्क्वायर धन 15 x बराबर 3 बटे 650 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 45x बराबर 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 छके 90, 7 97 और 3x स्क्वायर धन 45x ऋण 9750 बराबर 0। अब देख लेते हैं कि 3 से तो कटेगा ही, 9 7 16, 16 5 21, 3 से कट जाएगा। 3 से काटने का नियम भी समझ लिया जाए कि अगर कोई संख्या है उसके अंकों का जोड़ अगर 3 से कटता है तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अर्थात 3 से भाग दे देंगे तो x स्क्वायर धन 15x ऋण 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, 0 हो गया बराबर 0। इस तरह से ये समीकरण बनके तैयार हो गया। इसको जब हम हल करेंगे तो x के 2 मान आएंगे, x के द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे, x के 2 मान आएंगे। हो सकता है कि धनात्मक हो जाए कि ऋणात्मक हो जाए, तो क्या करेंगे अब इसी में चेक कर लेंगे, जो फिट बैठेगा, जो समीकरण को संतुष्ट करेगा वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर ऋणात्मक मान आया है तो वस्तु की कीमत है, वस्तु का मूल्य संबंधी प्रश्न है, वस्तु का मूल्य ऋणात्मक में नहीं होगा। ऋण को तो वैसे ही छोड़ देंगे, धनात्मक को उत्तर लिख देंगे। तो अभी वस्तु के मूल्य पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता 24 रुपए में एक खिलौना बेचता है और उसको उतना ही प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है जितना खिलौने का क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य ज्ञात करें। इबारती सामने है, इसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ करके निर्णय ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ समीकरण कैसे बनाएंगे इसको पहले देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ की बात आ गई है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ की बात आ गई है। तो यहाँ पर बस एक बात बताना चाहूंगा कि क्रय मूल्य धन लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। इसी का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। वैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ
लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का सूत्र अलग है, यहाँ पर इस प्रश्न में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे कि माना खिलौने का क्रय मूल्य ₹X था। तो वो लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब लाभ का जो प्रतिशत है वो कितना है, उसको उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना खिलौने का क्रय मूल्य था। तो खिलौने का क्रय मूल्य कितना है, ₹X है। तो लाभ का प्रतिशत कितना हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, X% हो जाएगा, लाभ X% का हो जाएगा। अब यहाँ शर्त के अनुसार शर्त क्या रहेगा, क्रय मूल्य कितना है, ₹X है, लाभ कितना है, X का X%। लाभ क्या हो, जैसे मान लीजिए ₹50 का अगर हमको 10% लाभ निकालना है तो ₹50 का 10% मतलब 10/100 बराबर कितना आएगा, ₹5 आएगा। और 50 में ₹5 जोड़ेंगे तो ₹55। तो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया और ये भी क्रय मूल्य हो गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, ₹X है, लाभ का प्रतिशत क्या है, X% है, लाभ की राशि क्या हो जाएगी, X का X%। जब क्रय मूल्य में जब लाभ को जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या है यहाँ प्रश्न के अनुसार 24 है। इस तरह से यह समीकरण बनने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा X धन X गुणे X/100 बराबर 24। X% मतलब X/100 लिख देंगे और हो जाएगा X धन X²/100 बराबर 24 हो जाएगा। अभी समीकरण बना नहीं, समीकरण को बनाएंगे, लौसा लेकर के बनाना पड़ेगा। X में X²/100 को जोड़ना है, मतलब क्या करना है, X/1 धन X²/100 बराबर 24। लौसा ले लेंगे तो लौसा इसका 100 हो जाएगा और इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100X। 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो एक आएगा, गुणा करेंगे तो X² बराबर 24। अब 100X धन X² बराबर 2400, तो X² ऋण 2400 ऐसा कर देते हैं, X² धन 100X और बराबर 2400 है, पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 2400 हो जाएगा बराबर 0 के। द्विघात समीकरण हमारा बन गया। अब इसी को हल कर देंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हल भी कर देते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 120 में 20 का जब गुणा करेंगे तो हमको 2400 रुपया में 12 दूना 24 हो जाएगा, 00 हो जाएगा। और 120 गुणे 120 में से 20 घटाएंगे तो 100 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा X² धन 120X ऋण 20X ऋण 2400 बराबर 0। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ। X कॉमन ले लेंगे तो X धन 120 हो जाएगा, ऋण 20 कॉमन ले लेंगे तो X धन 120 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको यहाँ लिखते हैं हल करने के लिए, यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा X धन 120 कॉमन ले लेंगे तो X ऋण 20 बराबर 0 हो जाएगा। इसका उत्तर या तो X बराबर ऋण 120 होगा
या x बराबर, जब ये बराबर 0 तो x बराबर ऋण 120, जब x ऋण 20 बराबर 0 तो x बराबर 20। तो ये x क्या है, रुपया है, तो यहाँ पर 20 रुपया लिखा जाएगा। ये उत्तर अमान्य है। अमान्य इसलिए है कि किसी वस्तु का मूल्य ऋणात्मक में हम नहीं लिख सकते। x बराबर 20 रुपया हो जाएगा। चेक कर सकते हैं इसको सही है कि गलत है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक कर लिया जाए। ये हो जाएगा 20 होगा। अब 20 का 20% की बात करेंगे तो 20 × 100, 5 चौके 20, 20 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब उत्तर हमारा यह सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इबारती प्रश्नों से द्विघात समीकरण बनाना हम लोग सीख रहे हैं, और उसमें वस्तु और उसके मूल्य से संबंधित 2-3 एग्जाम्पल देखा गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों की सहायता से द्विघात समीकरण बनाने की प्रक्रिया सीखे होंगे। इसी के आधार पर और भी प्रश्न पढ़ करके द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में या किसी कंपटीशन में कोई दिक्कत न हो। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।